मेरा ये मुतालबा है कि जो भी हुकूमत यहाँ पे आए सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दें। आपको किसी कर्जे की, किसी IMF की, किसी वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं रहेगी। आपके ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को उठा लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। जब दूसरी जमातों के हुक्मरान बैठ जाते थे एयरपोर्ट के ऊपर, उनकी वो तलाशी भी ली जाती थी, कपड़े भी उतारे जाते थे, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल। जो करप्ट हुक्मरान थे, ज्यादा ये USA में ये वाकयात हुए हैं, उनको पता था ये चोर है, तो चोरों के कपड़े उतारे जाते हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में किसी के कपड़े नहीं उतारे गए, सबस पासवर्ड को इज्जत मिली। इस वक्त जो 90 लाख पाकिस्तानी है ना, मैं आपको कहूंगा कि 1 करोड़ 90 लाख पाकिस्तानी है बाहर, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी इनलीगल एमिग्रेंट्स हैं। पुर्तगाल में 1 साल गुजार लें, 6 महीने गुजार लें, वो लीगल हो जाते हैं। स्पेन में अगर वो 3 साल अपने आप को इनलीगल एमिग्रेंट्स शो कर लें, सेटल हो जाते हैं। और 1 लाख पाकिस्तानी सिर्फ स्पेन में सेटल हुआ है इस तरीके से। इंग्लैंड मत जाएं, इंग्लैंड में 15-15 साल बेचारे पाकिस्तानी रुल जाते हैं, सेटल नहीं होते। अमेरिका में 20-20 साल पाकिस्तानी रुल जाते हैं, सेटल नहीं होते। स्कैंडिनेविया में पाकिस्तानी सेटल नहीं होते। जर्मन वाले नहीं करते, फ्रांस वाले नहीं करते। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे हमारे मेहमान जो ओवरसीज़ कम्युनिटी के चेयरमैन हैं। 92 कंट्रीज़ इनके अंडर आते हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि एक बहुत सारा क्वेश्चन पाया जाता है कि जो हुकूमत होती है, इसका लिंक ओवरसीज़ कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हम इन्हीं से पूछते हैं, सर इसका कोई इम्पैक्ट होता है? गवर्नमेंट कोई भी हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो मोहब्बत है ना, वो पाकिस्तान के सबस पासपोर्ट की वजह से। किसी गवर्नमेंट के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क में किसकी हुकूमत है। वो उसी तरह पैसे कमाता है, उसी तरह रेमिटेंस पाकिस्तान को भेजता है, और उसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करता है जैसे वो किसी भी हुकूमत में कर रहा होता है। सर, एक बहुत सारा क्वेश्चन मार्केट के अंदर चल रहा है कि जब इमरान खान था तो ओवरसीज़ की जो रिस्पेक्ट वो बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे आप बता रहे हैं तो फिर ये सारी बातें प्रोपोगंडा है? देखें, कह सकते हैं ये प्रोपोगंडा है। जब इमरान खान था तो उस वक्त आपने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किस कदर पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजा। रोशन डिजिटल अकाउंट इसकी ज़िंदा मिसाल है। आप देखें कि जिस दिन खान की 9 अप्रैल को हुकूमत गई है, $22.5 अरब आपके अकाउंट में था, और आज आप देख लें आपके अकाउंट में मांग के मेरा ख्याल $6 अरब है, जिसमें से $3 अरब सऊदियों का है, $2 अरब UAE का है, और $1 अरब हमारा अपना है। तो जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस मुल्क की मौजूदा जो क़यादत है या इस मुल्क में जो सिस्टम है, जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। सर, एक बात तो क्लियर होगी कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी, कोई भी हो, उसका ओवरसीज़ को कोई इम्पैक्ट नहीं होता। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तमाम सियासी जमातों से दूर हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान की खिदमत करना हमारे लिए इबादत का दर्जा रखता है। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कौन सी हुकूमत उनके लिए बेहतर सॉल्यूशंस लेके आई थी, ज़्यादा कोऑपरेट कर रही थी? उसकी हुकूमत जिसका नाम लेने पर घर छापा पड़ जाता है। इमरान खान साहब का कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि जब दूसरी जमातों के हुक्मरान बैठ जाते थे एयरपोर्ट के ऊपर, उनकी बहुत सख्त तलाशी भी ली जाती थी, कपड़े भी उतारे जाते थे, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल। जो करप्ट हुक्मरान थे, जो सियासतदान थे, ज़्यादा ये USA में ये वाकयात हुए हैं, उनको पता था ये चोर है, तो चोरों के कपड़े उतारे जाते हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में किसी के कपड़े नहीं उतारे गए, सबस पासवर्ड को इज्जत मिली। अभी आप तो कह रहे थे इस चीज़ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अभी आप कह रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इज्जत बढ़ी पासपोर्ट की। आपने पूछा कि किसके दौर में बढ़ी। मैंने आपको ये बताया है कि इमरान खान के दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इज्जत और सबस पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनके मसाइल किस तरह के हैं? हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जो है ना, सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ जो हम यहाँ पे जायदाद ख़रीदते हैं, उस पर एक माफिया बाकायदा यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, जो उस प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा कर लेता है, या फिर हमारे अपने बहन भाई फैमिलीज़ के लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। उसके बाद किडनैपिंग है, उसके बाद एयरपोर्ट्स के ऊपर बुरा सलूक है, आपको लूट लिया जाता है, आपको डकैती आपके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ टारगेट, जैसे शहर लाहौर तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ इस तरह के मसाइल नहीं है, लेकिन अगर आप GT रोड पे निकल जाएं, छोटे छोटे गाँव हैं, टारगेटेड
पाकिस्तानी होते हैं, उनको पता था ये बाहर से आया है, इसका बच्चा उठा लेंगे, इसको हम लूट लेंगे। आपको याद है मोटरवे पे जो रेप का केस हुआ था, वो हमारी फ्रांस की एक बहन थी जिसके साथ ये वाक़या हुआ था। तो इस मुल्क में ये ऐसे मसाइल हैं जिसको हल करने के लिए एक मजबूत गवर्नमेंट की ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें सबकी हिफाजत की जा सके और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इत्मीनान दिलाया जाए कि यहाँ आपकी इज़्ज़त और माल महफूज है। सर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के चेयरमैन भी हैं, तो लोगों की क्या इसके बारे में वो क्या चाहते हैं कि अभी जो इलेक्शन के बाद किसकी हुकूमत होनी चाहिए? देखें, ये तो पाकिस्तानियों का हक है कि वो अपने जिसको चाहे वो वोट दें और वोट की ताकत से ही किसी को आना चाहिए। इस वक्त सारी पार्टियां मैदान में हैं और एक पार्टी जो है ना वो ज़रा मुश्किल में है, मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे फैसला अवाम ने करना है, अवाम जिसको चाहेगी। और ये याद रखिए 8 करोड़ वोट जो है ना वो पहली दफ़ा कास्ट हो रहे हैं और वो 8 करोड़ वोट यूथ का वोट है और यूथ अपना माइंड सेट बना चुकी है। अच्छा सर, ओवरसीज़ 9 मई वाले चाहते हैं या 28 मई वाले चाहते हैं? मैं एक खुशहाल पाकिस्तान चाहता हूँ, ना मैं 9 मई वाला पाकिस्तान चाहता हूँ, ना मैं 28 मई वाला चाहता हूँ। मैं एक खुशहाल पाकिस्तान चाहता हूँ। मई वालों को चाहते हैं या 28 मई वालों को? दो अलग पार्टी हैं। मैं पाकिस्तान को चाहता हूँ, मेरे लिए सब पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और मैं सबसे प्यार करता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं ये तफरीक ना करूँ पाकिस्तानियों में। सर आपने अभी बहुत अच्छी बात की कि 8 करोड़ पाकिस्तान में इस दफ़ा वोट रजिस्टर हुआ है और इस दफ़ा कास्टिंग भी होगी, ये एक हिस्ट्री भी है। अच्छा, असफ अली जरदारी कहता है यूथ को तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो बस जो इनके दिमाग में आता है। हमें भी डर होता है कि जो मेरा अगर बिलावल भी कह दे कि पापा मैंने सियासत नहीं करनी तो मैं किधर जाऊंगा, तो हम तो ब्लैकमेल होते हैं। वो बिलावल वो जो ये कहता है कि ज़्यादा बारिश आती तो ज़्यादा पानी आता है, तो उसको ज़्यादा पता है ना, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का पता है ना, मैं बताता हूँ किस तरह। मुझे पता है कि मेरी फैमिलीज़ को ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनके रोटों का ये मसला है, उनको एजुकेशन में ये मसला है, उनको पैसों की इतनी ज़रूरत है। जितना मुझे पाकिस्तान का पता है ना, और जितना मुझे इस तरह भी पता है कि ये करप्ट हुक्मरान जो यहाँ से पैसा लूट के ले गए हैं दूसरे मुल्कों में और जहाँ जहाँ इन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, मेरे इल्म में है। मेरा दिल खून के आंसू होता है जब मैं देखता हूँ कि मैं 30 साल से इस मुल्क में हूँ और मैंने एक घर बड़ी मुश्किल से बनाया है और एक करप्ट सियासतदान का बेटा जो मिलियंस की प्रॉपर्टी में आके रह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ जुल्म है, ज़्यादती है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सर आपके ऊपर कुछ एक शिकवा भी है कि आपने नवाज शरीफ के घर के बाहर लोगों को एक रास्ता, एक ट्रैक दिया, खुद आप साइड पे हो गए, तो अब लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत सारे मसले मसाइल पैदा करते हैं। देखें, जब आप चोरी करेंगे और आप इस मुल्क का, इस कौम का पैसा लूट के जाएंगे तो आपको दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलेगा, आपको उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। सर इस मुल्क के अगर अंदर से पैसा लेके गए, यहाँ पे भी उनके घर है, यहाँ पे तो कोई एहतजाज नहीं करता, बाहर ही जाकर सरों की मोहब्बत जागती है। इसलिए कि बाहर डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत मजबूत है, वहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर को भी रोक सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। यहाँ हिम्मत है आप में कि आप एक SHO को रोक के दिखाएं मुझे, तो इसलिए वहाँ पे आज़ादी है तो लोग आज़ादी का फ़ायदा उठाते हैं। सर मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे क्लिप्स देखता हूँ, कभी कभी मेरे माइंड में आता है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं, जाके डिस्टर्बेंस करते हैं, ये पाकिस्तान का जो इमेज वो नहीं इसके साथ डिस्टर्ब होता? बिल्कुल होता है, ये मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ के जो इर्द गिर्द के नेबर जो गोरे हैं उन्होंने शिकायत भी की कि जो हमारी रात की नींदें ख़राब हुई हैं। तो उस वक़्त के वहाँ के जो पाकिस्तानी थे उन्होंने जब पुलिस ने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि जी आप इनको वापस भेजें, ये हमारे मुल्क का पैसा है तो हम यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसके ऊपर अपना हक जताने के लिए रोज़ आ जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो इस तरह के कोई अपने लास्ट वो सख्त कर देंगे जिसके लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में वहाँ पे आपको बोलने की आज़ादी है और वहाँ किसी किस्म का आप पे दबाव नहीं होता। आप और आगे मुस्तकबिल में भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई इस तरह के कानून पास होंगे, क्योंकि एक सिस्टम जो 100 साल से चल रहा है उसको वो कैसे चेंज करेंगे। अच्छा सर, जैसे अब इलेक्शन भी आ गया, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाई थी ओवरसीज़ के लिए,
तो अभी वो सारा जो प्लान था वो तो साइड पे हो गया, तो आप लोगों को इसकी कितनी तकलीफ़ है? आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों को कितने राइट्स इसके अंदर मिलने चाहिए थे? ये मैं आपको बताऊं कि ये जो वोट का हक है ना, ये पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की वजह से ही मिला था। मैंने 25 मुल्कों के लोगों को ला के इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के रेड जोन में मैंने मुजाहरा किया था और वहाँ मुतालबा किया था कि हमें वोट का हक दिया जाए। उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, क्योंकि वो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी हैं पाकिस्तान की, तो उन्होंने वोट का हक दिया। लेकिन चूंकि ये डरे हुए सियासतदान थे, पीपल्स पार्टी वाले, नून वाले, मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने सबसे पहले आके उस वोट के ऊपर डाका डाला, तो जिससे रेमिटेंस में कमी आई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इत्तेमाद कम हुआ। तो मैं ये चाहूँगा, मेरा ये मुतालबा है कि जो भी हुकूमत यहाँ पे आए, अगले इलेक्शन में जीत के आए, सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दें। आपको किसी कर्जे की, किसी IMF की, किसी वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क को उठा लेंगे। सर उसके बाद मेरा क्वेश्चन एक आपसे ये है कि हर साल तादाद बढ़ती जा रही है बाहर जाने वालों की, जिसमें मोस्टली यूथ है, तो कुछ गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, कुछ अच्छा रास्ता अख्तियार करते हैं, तो लेकिन एज एंड लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। मैं अभी आपको यहाँ पे एक और भी मिसाल दूंगा कि अभी UAE ने 24 शहरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है पाकिस्तानियों की, जो हमारे जनूबी पंजाब के डेरा गाजी खान है, उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, मुख्तलिफ क्राइम में वो मुलव्वस हो जाते हैं, जो वहाँ की किसी भी हुकूमत को कबूल नहीं है। इसलिए लीगल वे देखना चाहिए। आप एज ए स्टूडेंट जा सकते हैं, आप एज ए लेबर जा सकते हैं, ड्राइवर जा सकते हैं, कुक जा सकते हैं, डॉक्टर जा सकते हैं, एज ए इंजीनियर जा सकते हैं। दूसरा जो आपने बात कही ना कि यूथ बहुत सारी जा रही है, तो मैं इसके हक में हूँ, क्योंकि जब हम गए थे ना उस वक्त इतना रुझान नहीं होता था लोगों का बाहर जाने का। इस वक्त यूथ का जो रुझान है ना बाहर जाने का, ये एक दिन आप मेरी बात को याद रखेंगे कि ये इतना बड़ा रेमिटेंस आएगा, ये यूथ लेके आएगी इस मुल्क में, कि आपकी सोच होगी। क्योंकि ये लोग जब जाके वहाँ पे सेटल होंगे, ये मुश्किलात देखेंगे, सेटल होने में मुश्किलात देखेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे इन्होंने भी वही काम करना है जो हमने किया था। इन्होंने भी अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है और इन्होंने रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजना है। ये फ़ायदा होगा, और पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाके सेटल हो रहे हैं, वो उनके कल्चर में अगर वो फिट हो गए तो एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को ये उठाएंगे ये लोग। जैसे सर कुछ लोग गलत रास्ते से जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने DG FIA जो पहले थे, मैंने उनसे मीटिंग की थी, मैंने अभी IG साहब से भी मीटिंग की है, उनको भी बताया है। ये 2 रूट हैं। एक रूट जो है ना कराची से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से ग्रीस। ये इतना ख़तरनाक रूट है कि वो एक दरिया पार करना पड़ता है और अब वो गोली मार देते हैं, यहाँ तक कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो इस हद तक अब आ गए हैं कि देखते गोली मार दो इनलीगल इमिग्रेंट्स को। और उसके बाद वहाँ पे एक जो पाकिस्तान के इख्तियारी मुजरम है, उन्होंने ग्रोह बनाए हुए हैं जो ऐसे पाकिस्तानियों को टारगेट करते हैं जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, उनको वो किडनैप कर लेते हैं, उनकी फैमिली से वो तवान लेते हैं, उनको पे तशद्दुद करते हैं। एक तो ये रूट है जिस पे मैंने FIA को मैंने कहा है कि इस पे आप प्लीज़ आप इस रूट को बंद करें और ऐसे लोगों को कैफरे करदार तक बचाएं। दूसरा रूट लीबिया का है, जो इस वक्त सबसे आसान रूट है। वहाँ पे पूरा शिप, 300 पाकिस्तानियों का पूरा शिप डूब गया, जिनकी लाशें भी नहीं मिली। तो मेरी ये अपील है कि खुदा के वास्ते अपना मुस्तकबिल ज़रूर संवारे, लेकिन इन रास्तों से अपनी माएँ जवान बेटों को मत भेजें, क्योंकि वो उनको मौत के मुंह में भेज रही हैं। वो उनको पैसा कमाने के लिए वो उस मुल्क में पहुंच ही नहीं सकते। सर जो लोग इन रास्तों से जाते हैं वो फ्री में तो वो भी नहीं जाते, पैसा वो भी खर्च करते हैं एज एंड वो फिर जैसे ब्लैकमेलिंग करते हैं या पीछे से पैसा मंगवाते हैं, वो इक्वलेंस नहीं हो जाता? नहीं, इसमें अभी काफ़ी फ़र्क है। ये तरीका है, ये तकरीबन 10 लाख रुपए में एजेंट जो है ना वो वादा करते हैं कि आपको पहुँचा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा एजेंट माफिया है वो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए तक पाकिस्तानियों से यहाँ पे वसूल करता है। तो जो ये रूट है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। सर जो बाय एयर लेके जाते हैं तो उसके अंदर भी तो स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, अगर एम्बेसी से आपको डायरेक्ट वीज़ा मिलता है तो उसमें तो कोई स्कैम नहीं है। आप डायरेक्ट वीज़ा लेके जा रहे हैं और आप अपनी किस्मत आजमाए जाके वहाँ पे। लोगों को अवेयरनेस भी तो नहीं, लोग एजेंटों के पास जाते हैं, हम कनाडा जाना चाहते हैं, हम यूरोप जाना चाहते हैं, USA जाना चाहते हैं, व्हाट्सएवर किसी भी कंट्री का, तो एजेंट्स उनको फिर गाइड करते हैं, उनसे पेमेंट्स लेते हैं, मोस्टली उनमें स्कैम हो जाते हैं।
मोस्टली मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ जैली किस्म के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आपको गवर्नमेंट के मंजूर शुदा लोग अदारों के पास जाना चाहिए जो आपको अवेयरनेस दें और बताएं कि कहाँ का वीज़ा आपको किन शराइत पे मिलेगा। अब तो $1 लाख में पासपोर्ट मिल रहे हैं यूरोप के एंट्री के लिए, बहुत सारे सियासतदानों के पास वो पासपोर्ट है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि आप पाकिस्तानियों को एक ही मशवरा देना चाहिए कि वो लीगल तरीका अपनाएं और जो ऑथेंटिक एजेंट हैं जो जिनके पास लाइसेंस हैं लेबर के, उनके पास जाएं, वहाँ से वो अपने वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन लें और उन मुल्कों को डिसाइड करें जो वो उनको बताएं। अच्छा सर, जो लोग विजिट वीज़े पे जाते हैं वो वहाँ पे जाके साइड पे हो जाते हैं, उन लोगों का स्टेटस क्या होता है? अच्छा, उसमें काफ़ी मुल्कों में ये एडवांटेज है अभी भी, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, पोलैंड, जहाँ पे इनलीगल एमिग्रेंट्स को लीगल किया जाता है। स्कैंडिनेविया में नहीं किया जाता, जर्मनी में नहीं किया जाता, फ्रांस में नहीं किया जाता, वहाँ से वो पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं। इस वक्त जो 90 लाख पाकिस्तानी है ना, मैं आपको कहूँगा कि 1 करोड़ 90 लाख पाकिस्तानी है बाहर, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी इनलीगल एमिग्रेंट्स हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर हैं। वो भी एक एंड ऑफ द डे फायदा ही हो रहा है, पाकिस्तान को रेमिटेंस आ रहा है, वो अगर ब्लैक में काम करते हैं तो वो पैसा तो पाकिस्तान में आ रहा है। लेकिन वो जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो इनलीगल थोड़ा टाइम गुजार लेते हैं, जैसे पुर्तगाल में 1 साल गुजार लें, 6 महीने गुजार लें, वो लीगल हो जाते हैं। स्पेन में अगर वो 3 साल अपने आप को इनलीगल एमिग्रेट्स शो कर लें तो वो मुल्क, मज़े की ये बात है कि वो आपको डिपोर्ट नहीं करते अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो। अगर आप ओवरस्टे हो गए तो वो आपको वहाँ पे आपको मेडिकल फ्री है, आपको एजुकेशन फ्री है, सिर्फ आप काम नहीं कर सकते। काम आप ब्लैक में करते हैं, छुप के करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर वो 3 साल किसी तरीके से गुजार लेते हैं तो वो लोग वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। और 1 लाख पाकिस्तानी सिर्फ स्पेन में सेटल हुआ है इस तरीके से। सर, आप ओवरसीज़ के चेयरमैन भी हैं, तो आप लोगों की कम्युनिटी वगैरह भी है जो लोगों को गाइड कर सके? बिल्कुल, हमारी तो हर मुल्क में हमारी तंजीमें हैं। हम अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, हम कल्चर के प्रोग्राम करते हैं, हम कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, मैचेस कराते हैं, मीना बाज़ार कराते हैं, ख़वातीन के लिए हम मुकाबले करवाते हैं, और जो उस मुल्क का कल्चर होता है उस मुल्क के कल्चर में भी हम चीज़ें करते हैं। तो हमारी तंजीमें तो हर जगह पर इफेक्टिव किरदार अदा करती हैं। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप नौजवानों को किस कंट्री के लिए ज़्यादा सजेशन करेंगे पाकिस्तानियों के लिए, जहाँ पे आसानियाँ हों? जो सबसे ज़्यादा आसानियाँ फौरी तौर पे जो एजुकेटेड पाकिस्तानी नहीं है उनके लिए तो मिडल ईस्ट की बहुत बड़ी मार्केट है, साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बाद रशिया की मार्केट है। लेकिन जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए मैं यूरोप को कहूँगा कि वो उनके लिए सबसे आसान, स्पेन जाना सबसे आसान है, इटली जाना आसान है। इटली हर साल हज़ारों वीज़े पाकिस्तानियों के लिए निकालता है, एमिग्रेशन हर साल खुलती है, जो इनलीगल लोग होते हैं उनको वो लीगल कर देते हैं। तो इन मुल्कों में जाना चाहिए जिसमें कम अरसे में आपको सेटल होने के चांस ज़्यादा हों आपके। इंग्लैंड मत जाएं, इंग्लैंड में 15-15 साल बेचारे पाकिस्तानी रुल जाते हैं, सेटल नहीं होते। अमेरिका में 20-20 साल पाकिस्तानी रुल जाते हैं, सेटल नहीं होते। स्कैंडिनेविया में पाकिस्तानी सेटल नहीं होते, जर्मन वाले नहीं करते, फ्रांस वाले नहीं करते। ये जो 4 मुल्क मैंने आपको बताए ना, इसमें 1 साल से लेके 3 साल के दरमियान में बंदा सेटल हो जाता है। सर, आपने स्पेन का और इटली का बोला, ये तो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं देते। अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगी। अगर एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसका एडमिशन वगैरह हो जाता है, लेकिन एम्बेसी उसको अपॉइंटमेंट नहीं देती। नहीं सर, बिल्कुल जो स्टूडेंट है उसको तो वो हर हाल में उन्होंने उसका सेमेस्टर शुरू होने से पहले भेजना, क्योंकि उन्होंने फीस ली होती है। और यहाँ वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो एम्बेसीज के साथ राब्ते में होती है, स्टूडेंट को मिल जाती है डेट। लास्ट 1-2 ईयर से ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, फैमिलीज़ के लिए चल रहा है। जो नहीं, स्टूडेंट पे कम है, फैमिलीज़ के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ रश बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेन में 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी है, उनको 2002 से लेके अब तक वो सेटल हुए, बिजनेस किए, अब पाकिस्तानी सेटल हैं, अब उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को बुलाना शुरू किया, तो वो एकदम प्रेशर पड़ा है। अम्बेसी तो वही है ना एक, तो प्रेशर पड़ गया हज़ारों लोगों का। तो उसके और फिर कोरोना आ गया, उसके बाद उसने सबसे ज़्यादा अफेक्टेड किया लोगों को। डेट्स जो ऑनलाइन हो गई, उसमें भी एक यहाँ पे माफिया बैठा हुआ है पाकिस्तान में जो पैसे लेके डेट्स निकालता है। उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि FIA को क्रैक डाउन करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।